ऑलराइट सो गाइस, कैसे आप सब लोग? आ चुके हैं मेरा नया वीडियो और आज अपन पढ़ेंगे क्लास 9 के साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो आप ले आइए अपनी कॉपी एंड पेन। तो करते हैं मतलब इस टॉपिक को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, अपन पहले डालेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले नाम डालेंगे। सो अपने चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर नेम नंबर है 9। क्लास तो आपको पता ही होगा क्योंकि आप उसमें पढ़ रहे होगे। सो गाइस, ये क्या है? ये चैप्टर इज वन ऑफ द इजिएस्ट चैप्टर बोल सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा खास रखा नहीं है। इसमें थोड़े बहुत लॉज हैं और वो मोमेंटम कंजर्व हो जाता है और फोर्स के बारे में बताया गया है। तो चलो करते हैं इसको अब स्टार्ट। सो गाइस, अरे मैं डस्टर भूल गया, एक सेकेंड रुकना यार। हाँ गाइस, आ चुके हैं अपन अपने यहाँ पे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आता है टॉपिक अपना फोर्स। व्हाट इज अ फोर्स? ठीक है। सो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन फोर्स क्या होता है। फोर्स किससे बोलते हैं? किसी भी चीज को धकाना, पुश करना और किसी भी चीज को खींचना, पुल करना, उसको अपन क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर्स। साइंस की लैंग्वेज में किसी भी चीज को धक्का देना या किसी भी चीज को खींचना, ये होता है फोर्स। क्या होता है? फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक लड़का है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है? इसे धकेल रहा है, ठीक है। इस पे धक्का लगा रहा है। तो इस पे धक्का लगाएगा तो ये क्या कर रहा है? इसको पुश कर रहा है। क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? ये टाइप का फोर्स है। क्या है? फोर्स। और एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक और ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पे उसका, यहाँ से एक उसकी स्ट्रिंग बंधी हुई है, ठीक है, रस्सी। यहाँ पे एक इंसान है, ठीक है, जिसको पकड़ा हुआ है और ये चल कैसे रहा है भाई? चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है? इस ऑब्जेक्ट को ये पुल कर रहा है। क्या कर रहा है? पुल कर रहा है। तो अपन इसको ध्यान से देखेंगे। किसी भी चीज को धकेलना इज अ फोर्स। किसी भी चीज को खींचना इज अ टाइप ऑफ फोर्स। किसी भी चीज को धकेलना एंड खींचना इज अ फोर्स। तो फोर्स क्या होता है? किसी भी चीज पे पुश करना या पुल करना को अपन कहते हैं फोर्स। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब पढ़ते हैं आगे। सो फोर्स हो गया अपना। अब पढ़ेंगे अपन इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया, ठीक है। या अपन इसको सीधे इसी से स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर आ जाएगा। अपन पढ़ते हैं हम लॉज ऑफ मोशन। क्या पढ़ेंगे? लॉज ऑफ मोशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, चलने का पहला नियम। कि अगर आपको चलना है तो चलना पड़ेगा। सो गाइस, न्यूटन ने अपन को लॉज दिए थे, 3 लॉज दिए थे, इसमें सब हम पढ़ रहे हैं पहला लॉ अभी। तो इसमें लॉ में अपन को बताया गया है, पता है क्या बताया गया? इसमें अपन को ये बताया गया कि दुनिया के सारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो सब हीट होते हैं। सुनकर थोड़ा अजीब लगा होगा, बट क्या होता है, सारे ऑब्जेक्ट में एक एटीट्यूड टाइप का होता है कि अगर किसी भी चीज को तुम पुश करोगे, ऑब्जेक्ट को पुश करोगे, तो ऑब्जेक्ट बोलेगा मैं पुश क्यों हूँ, मेरी मर्जी, मैं नहीं हो रहा। अगर तुम एक ऑब्जेक्ट को खींचोगे, पुल करोगे, तो ऑब्जेक्ट बोलेगा तुम मुझे खींच क्यों रहे हो, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी मर्जी। तो इस टाइप का जो नियम है इसे बोलते हैं अपन पहला नियम न्यूटन का। ठीक है। तो इसमें बताता है किसी भी चीज को अगर आप स्टेट चेंज करते हो, किसी भी चीज की स्टेट चेंज करते हो, ध्यान से देखोगे तो यहाँ क्या हो रहा है, इसकी स्टेट चेंज हो रही है। यहाँ पे ये अभी क्या है, रेस्ट पे, यहाँ भी रेस्ट पे है। और इसको भाई अब मची है अशांति, इसके दिमाग में बची खलबली। अब इसको इसको पुश करना, इसको धकेलना, ठीक है। वो गया, धकेल दिया, तो क्या करेगा ऑब्जेक्ट? बोलेगा मैं क्यों हिलूं, मेरी मर्जी। ठीक। अब ये यहाँ पे गया, फिर से अब मैंने कहा रुक जा, तेरे को बताता हूँ। इस ऑब्जेक्ट को मैं खींच के ले आऊंगा, ठीक है। तो ये गया इसको खींचने के लिए, तो जैसे ये खींचेगा तो ऑब्जेक्ट क्या बोलेगा? मैं क्यों हिलूं, मेरी मर्जी। तो इस टाइप का जो नियम है ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, विच स्टेट्स दैट, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये नियम नहीं है, मतलब आपको लिखना नहीं, ये समझा रहा हूँ, ठीक है। ये कहता है फर्स्ट वन, एवरी ऑब्जेक्ट, एवरी बॉडी और एन ऑब्जेक्ट continues to remain its state of rest or motion। ठीक है। unless an external force
एक्ट्स ऑन इट। मतलब ये पहला नियम ये कहता है कि हर ऑब्जेक्ट होता है, बॉडी होता है, वो अपनी कंटिन्यू करता है स्टेट को, किसको कहता है, कंटिन्यू टू रिमेन्स इट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को रखा रहा, ठीक है, तो ये रखा ही रहेगा और ये हिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, इसकी स्टेट क्या थी, रेस्ट की थी, और वही इसको कंटिन्यू करना है, यही कंटिन्यू करेगा कि रेस्ट पे ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, ये पहले नियम में इंक्लूड हो गया कि अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा। सपोज ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, ऐसे चल के जा रहा है और इस पर कोई अलग से फोर्स नहीं चल रहा, तो ये क्या बोलेगा, मेरी मर्जी, मैं चल रहा हूँ, चलता रहूंगा, चल के जाऊंगा। तो ये क्या रहेगा, चलता ही रहेगा। अगर ये रुका हुआ है तो मेरी मर्जी, मेरे को कोई फोर्स लगा तो मैं रुका रहूंगा, तो इसकी मर्जी है, ठीक है। तो ये क्या होता है, फर्स्ट नियम होता है, ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, क्या लगे, एक्सटर्नल फोर्स। अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट पर रखा है, मैंने कहा रुक जा, बताता हूँ, ये धकेला, रुक जा यार। सो जैसे ही मैंने इसको धकेला तो क्या हुआ, मैंने इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो ये जाके गिर गया। तो इसमें पहले तो ये रेस्ट में था, एक्सटर्नल फोर्स लगते ही इसने स्टेट चेंज करी, लेट सपोज ये मोशन में, फिर धकेल दिया, तो क्या होगा, आप यहाँ नोटिस करोगे कि यहाँ पे ये अभी किस में था, स्टेट ऑफ मोशन में था, बट जैसे मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाई ये जाके गिर गया। तो ये किसको बताता है, फर्स्ट लॉ को डिनोट करता है, जो कि कहता है कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा और अगर मोशन में तो मोशन में रहेगा, जब तक उस पर कोई अलग से फोर्स ना लगे, ठीक है। और इसी को अपन कहते हैं इनर्शिया। क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी, ठीक है। इनर्शिया क्या बोलता है, इनर्शिया इसी चीज को बोलते हैं, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी टू रिमेन, किसके लिए, रहने के लिए, एट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, ठीक है। इनर्शिया इसी को कहते हैं अपन। ये टेंडेंसी होती है, एक तरह की क्षमता होती है ऑब्जेक्ट और बॉडी के पास कि अगर वो चीज़ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना पसंद करेगी, चीज़ मोशन में तो मोशन में रहना पसंद करेगी। जैसे आप अभी वीडियो देख रहे हो तो अभी आप देखना चाहोगे वीडियो को, और अगर अभी नहीं देखते हो जैसे, तो क्या करोगे आप, इसको रेस्ट पे चल जाओगे, मतलब आप मोबाइल छोड़ के चले जाओगे। तो यही चीज़ इनर्शिया को डिनोट करता है। कोई भी चीज़ जो ऑब्जेक्ट होता है उसका क्षमता होती है कि अगर वो रेस्ट में तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, उसकी मर्जी, अगर वो मोशन में तो मोशन में रहना चाहेगा, उसकी मर्जी। तो यही चीज़ इनर्शिया को बताती है। अब आप इसे समझ गए होंगे, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अब ये पहला नियम तो हो गया अपना, जो क्या कहता है, सब ऑब्जेक्ट्स और बॉडी में एटीट्यूड होता है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंड नियम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। ये बड़ा अच्छा लॉ है, ठीक है। इसमें बोलता है अपन को इसमें एक चीज डिफाइन करनी पड़ेगी, पहले मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम, इट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी डिनोटेड बाय p, इसको अपन p से लिखते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। सो मोमेंटम क्या होता है, किसी भी चीज़ का अमाउंट ऑफ मोशन अपन को एनालाइज करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का या बॉडी का अमाउंट ऑफ मोशन एनालाइज करने के लिए अपन इसका डिफाइन करते हैं मोमेंटम, जो कि किसके बराबर होता है, मास और इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है। मोमेंटम इज डिनोटेड बाय p विच इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो p होता है mv के बराबर, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है मोमेंटम। ये अमाउंट ऑफ मोशन को बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट और बॉडी को, ठीक है। अब इसका यूज करते हैं अपन। तो सेकंड नियम ये बोलता है कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट। तो मैं क्या बोलूंगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन टी, क्योंकि मैंने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स के, ठीक है। अब मैं इसको आगे लिखने जाऊंगा, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, इनिशियल वेलोसिटी अगर कोई ऑब्जेक्ट की ये जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u होगी, फाइनल वेलोसिटी v होगी, मास तो तब भी m रहेगा, मास तो तब भी m रहेगा। तो इस हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूँ, इनिशियल मोमेंटम होगा mu, ठीक है, अरे फाइनल लिखना है, कहाँ घटेगा,
तो एम वी होगा फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा एम यू अपॉन टाइम, राइट। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, बाहर निकाल लेते हैं तो क्या बचा v माइनस यू बाई टी, राइट। अब आपको याद आ रहा होगा ये v माइनस यू बाई टी कहाँ देखा था, कहाँ देखा था। सो आप सोचोगे 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 नहीं पता, चलो आप पता ही कर लेते हैं। तो ये होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। क्या होता है एक्सेलरेशन, आप पढ़ चुके होंगे और भूल चुके होंगे तो कोई बात नहीं, अब याद आ गया। तो ये क्या हो गया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के फोर्स इक्वल्स टू के एम ए, राइट। अब उसके बाद क्या किया इन लोगों ने, सोचा साइंटिस्टों ने क्या करे इस के का, तो उन्होंने क्या किया फोर्स की यूनिट, फोर्स के डायमेंशंस कुछ ऐसे सेट करे कि के की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, क्या आ गई 1। तो इस हिसाब से फोर्स फाइनली क्या निकल के आ गया अपना एम ए। तो फोर्स को उन्होंने डिफाइन करा फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो फोर्स किसके बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। आई होप आपको समझ आया होगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो एम वी माइनस एम यू बाई टी, एम बाहर निकला वी माइनस यू बाई टी जो कि हो गया एक्सेलरेशन, तो फोर्स इज के एम ए के एम ए, ठीक है। और के की वैल्यू 1 होती है तो फोर्स इज फाइनली वी गेट एम इंटू ए, ठीक है। तो ये होता है अपना सेकंड नियम कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और अपन क्या कर सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, ठीक है। दोनों बातें की। सो आई होप आपको ये भी चीज समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अपन आगे और आपके चैप्टर को करते हैं अंत। सो थर्ड नियम, ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, चलने का तीसरा नियम। सो गाइस थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, ये जनरली सबको पता ही होगा, नहीं पता हो तो अब पता कर लो। ये थर्ड लॉ बोलता है कि कोई भी चीज जो होता है अगर आप किसी चीज पे फोर्स लगाओगे तो फोर्स आप पे वापस लगेगा, ये होता है थर्ड नियम। अगर आपने किसी भी चीज पे फोर्स लगाया तो फोर्स आप पे, फॉर एग्जांपल आप लोग एक बलून है, ठीक है, आपने बलून पे पत्थर मारा, ठीक है, आपको बची भाई कि हमें इसको फोड़ना है, आपने लिया पत्थर, ठीक है, इसको अपन ने कुछ v वेलोसिटी से फेंक दिया, ये आते हुए इस पे टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा ये बलून ऐसा कुछ शेप का हो जाएगा, राइट। यहाँ पे वो स्टोन आ गया, अब वो स्टोन को क्या करेगा, यहाँ पे इसने फोर्स इसको लगाया तो बलून इन रिटर्न वो क्या करेगा एक और फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, तो ये क्या रहेगा फाइनल बलून ऐसे ही रह जाएगा और जो स्टोन होगा ये वापस फेंका जाएगा। तो यही होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि अगर आप किसी चीज पे फोर्स लगाते हो तो वो भी चीज आप पे फोर्स लगाती है, ठीक है। इट स्टेट्स दैट to every action there is an equal and opposite reaction। मतलब अगर आप किसी चीज पे फोर्स लगाओगे, आप कोई भी एक्शन लेते हो, आपने किया, आप गए, ठीक है, आपको गुस्सा आई, आपने इस डस्टर को मारा, तो डस्टर क्या करेगा आपको लगती है, आपको एक फील करना, आप किस चीज को मारते हो ठोस चीज को, तो आपको एक दर्द सा फील होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट ने आप पे फोर्स लगाया। जैसे ही आपने उस पर एक्शन लिया, आपने एक एक्शन दिया, तो वो क्या करता है, देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। आपने उसको यहाँ मारा तो वो आप पे पीछे की तरफ मारेगा, जितने फोर्स से आप मारोगे उतने फोर्स से वो मारेगा। तो ये होता है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि आप जो भी एक्शन लेते हो जितने फोर्स से आप किसी चीज को मारोगे उतने फोर्स पे आपको फील होगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर आप कोई, आपको समझ नहीं आया, जैसे ग्राउंड है, आपने ऊपर से एक पत्थर फेंका, ठीक है, तो इसका फोर्स क्या होगा, फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पे एक्सेलरेशन से ओनली प्रेजेंट g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो फोर्स किसके बराबर हो गया mg, राइट। तो इस m मास के ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगेगा ओनली mg, तो mg से आएगा और नीचे आएगा, नीचे आते से जैसे ही वो mg फोर्स इस पे लगाएगा, तो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ग्राउंड पे फोर्स लगाएगा mg, ग्राउंड इस पे फोर्स लगा देगी mg, ठीक है। अगर इसका मास होता है 2m, ठीक है, अगर मास 2m होता तो फोर्स क्या होता 2mg, 2mg से टकराता, 2mg नीचे पड़ता, 2mg ऊपर पड़ता,
ठीक है, तो यही होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जिस भी आप ऑब्जेक्ट को जितने फोर्स से धकेलोगे उतना ही फोर्स आपको फिर से एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। अब करते हैं अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक। आ चुका है अपना लास्ट टॉपिक जो कि है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो कि है बहुत इजी। आ जाओ फिर, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, आप थोड़ा गाइस समझ लेना, मेरी राइटिंग वाइटिंग है जैसी भी है, समझ लो। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि इसका कहना ये है, अभी अपन ने पढ़ा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, पी फाइनल पी इनिशियल बाय टी। अब देखो ये कहता है कि अगर फोर्स जो है एक्सटर्नल फोर्स उसकी वैल्यू जीरो हो जाए, मतलब कोई भी सिस्टम है उस पर अगर बाहर से कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, इस कंडीशन में जाके उसका मोमेंटम कंजर्व्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, मोमेंटम कंजर्व्ड हो गया। क्या हो गया, उस मोमेंट सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड हो गया है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। तो मैंने कहा जैसे ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो मोमेंटम अपने निकल के क्या आया था, देखो अपना, इसे छोड़ो बाहर में, अपना फाइनल एफ निकल के आया था एम ए। ठीक है, इसको अपन ऐसे लिखेंगे और अपन इसको ओपन करेंगे v माइनस यू बाई टी, राइट, इसको और अपन ओपन करेंगे। ठीक है, तो एम वी माइनस एम यू बाई टी, राइट। अब देखो अपन ने क्या बोल दिया, फोर्स एक्सटर्नल, राइटिंग फोर्स एक्सटर्नल ऑन सिस्टम इज इक्वल्स टू जीरो। तो मैं फोर्स की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा यहाँ, जीरो। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ वैल्यू जीरो पुट करी, आप देखोगे टी यहाँ मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा, जीरो इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू, राइट। अब इसको मैं एम यू इधर लाऊंगा तो एम यू इक्वल्स टू एम वी आ जाएगा, राइट। अब आप इसको ध्यान से देखोगे, एम यू क्या था, मोमेंटम, मोमेंटम इनिशियल। ठीक है, एम वी क्या था, मोमेंटम फाइनल। तो अब इसको ध्यान से देखोगे, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम आ चुका है, मतलब कि अपना मोमेंटम कंजर्व्ड रह गया। जिस मोमेंटम से वो जा रहा था वही मोमेंटम उसको वापस मिल गया है। तो अपन यही कहते हैं इसी चीज को, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अगर सिस्टम पे फोर्स जीरो हो जाता है तो उसका फाइनल इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम हो जाता है, और यही चीज होती है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी, और इसका एप्लीकेशन बहुत इजी है। तो देखो इसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल ले ले, क्या ले ले, चलो ले लेते एग्जांपल, इसमें क्या बात है। ठीक है, ठीक है, का ऑब्जेक्ट है, लेट्स इसका मास 2 kg है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर ये जाता है एक ऑब्जेक्ट से टकरा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को लेते हैं अपन 3 kg का, जो कि इनिशियली रेस्ट पे, इसकी वेलोसिटी 0 है और ये रेस्ट पे। ठीक है, आफ्टर कोलाइजन ये क्या हो जाएगा, 2 kg वाला कुछ, इसको v नॉट बोल, तो कुछ v वेलोसिटी से जाएगा, राइट, v1 वेलोसिटी से, और ये जो 3 kg वाला है ये v2 वेलोसिटी से जाएगा। ठीक है, तो अब देखो और इसमें कुछ अपन को डाटा ऐड करना चाहिए, राइट। चलो ठीक है, इतने से काम चलाते हैं। अब देखो इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में ये बोला गया और चीज कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, v नॉट इज कांस्टेंट। तब अपन इसको ध्यान से देखें, v नॉट कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, फाइनल वेलोसिटी भी v, इनिशियल वेलोसिटी भी v डिवाइड बाई टी, 0 बाई टी, मतलब एक्सेलरेशन क्या आ गया, 0। ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया 0। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन 0, और एक्सेलरेशन 0 तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। भाई एक्सेलरेशन हो गया 0 तो फोर्स की लग गई बैंड, फोर्स भी हो गया 0, मतलब कि फोर्स जो एक्सटर्नल लग रहा है ऑन सिस्टम इक्वल्स टू 0 हो गया है। तो अब क्या होगा, इसका मोमेंटम कंजर्व्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो कैसे निकालेंगे इसे। इसे डायग्राम को चलो रहने दो, यही रहने दो। अपन देखो P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल करेंगे, राइट। इसका मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू इसकी वेलोसिटी 2 इंटू 3, प्लस इसका मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी 3 इंटू 0, इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम क्या होगा, 2 इंटू v1 प्लस, ठीक है,
3 इंटू V2, राइट। सो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 0 इक्वल्स टू 0, तो 2V1 प्लस 3V2, ठीक है। तो ये आ गया अपना आंसर। और अगर मैं बोलता आपसे कि ये किस इससे बोले कि ये वेलोसिटी सेम हो जाए, चलो प्रोवाइड कर देते। लेट से मैंने बोल दिया V2 आपको क्वेश्चन में दे दिया, V2 की वैल्यू क्या रखे, क्या रखे, V2 की वैल्यू रखते हैं अपन 2/3। इसे प्रोवाइड कर दिया कि V2 की वैल्यू ये है। तो अब देखो इसमें अपना इस वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं यहाँ, थोड़ा सोचिए। देखो 6 इक्वल्स टू 2V1 प्लस 3, V2 क्या था 2/3, राइट। तो 2 जाएगा उधर, 3 हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4 इक्वल्स टू 2V1, राइट। और फिर ये 2 डिवाइड में चला जाएगा तो 4/2 हो गया V1, राइट। तो 2 से कट के हो जाएगा 2, तो V1 की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर कोलाइड करते तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आपको इक्वल करना रहता है, उस हिसाब से आपको वेलोसिटी मिल जाती है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या रही होगी, ठीक है। अब इसको चेक भी कर सकते हो। इनिशियल देखो, ये तो 6 था, फाइनल देखो 2 इंटू V1 मतलब 2 2 जा 4 प्लस 3 इंटू 3/2 क्या आ गया था 2, 6 इक्वल्स टू 6। सो दैट्स इट। सो P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल हो गया। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि इसका मोमेंटम कंजर्व हो गया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा और चैनल में अब आपको ये चैप्टर भी समझ आ गया होगा। तो अगर समझ आ गया तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए बाय बाय।